प्यारे बच्चों, परावर्तन से संबंधी 2 लेक्चर हमने दिया है आपको YouTube पर। तो उसमें परावर्तन के बारे में थोड़ा बहुत जो सामान्य चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। अभी 2 शब्द हमने अपने व्हाइट बोर्ड पर समय बचाने के लिए आपका लिख दिया है। इसके बाद इसको हम समझाएंगे। और आज हम आपको इस लेक्चर 3 में गोली दर्पण के बारे में विस्तार से समझाएंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या परिभाषाएं हैं, इनके बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल पहले जो लिखे हैं उसको हम बोल देते हैं। एक बात ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब माने इमेज। आईने में अपनी शक्ल देखते हो तो आईने के सामने खड़े हो जाते हो, और आप जब खड़े हो जाते हो तो उस पर लगता है कि तुम खड़े हो। आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? आपके शरीर के हर बिंदु से प्रकाश की किरण आईने पर गिरती है और वापिस लौट के आपकी आंखों पे आती है। तो आप ही को आप दिखने लगते हैं। आप ही को आप दिखने लगते हैं। ठीक है? तो इसी बात को हमने यहां लिखा है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर माने दर्पण से लौटकर हमारी आंखों में आता है, तो हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक है? जैसे हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं, हमारे अगल बगल में हो, या खुद को देख सकते हैं। अब देखो, गोली दर्पण। बच्चों, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, और जिसमें हम अक्सर अपने घरों में अपनी शक्ल देखते हैं। सबके घरों में है। तो उसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ना था। 8वीं क्लास में ये समतल दर्पण के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया। हालांकि अगर तुम कंपटीशन दोगे तो आएगा, लेकिन सिलेबस जो 10th का है उसमें वो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर नहीं आता है। लेकिन हमें पढ़ना है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण बनता कैसे है बच्चों? दरअसल गोली दर्पण जो है वो कांच का एक खोखला गोला लेकर उसी में से एक भाग काट लिया जाता है, और काट करके और उसी का गोली दर्पण बनता है। तो उसको उसके एक तरफ चांदी और लेप करके और उसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड लगा दिया जाता है। तो कहते हैं कि एक तरफ पालिश हो गया। तो एक तरफ जब पालिश हो जाएगा तो जिधर पालिश हो जाएगा उधर से तो देखोगे नहीं, तो किधर से देखोगे? जिधर से पालिश नहीं हुआ है। तो जिधर से पालिश नहीं हुआ है उधर से हम अपनी शक्ल देखेंगे या किसी वस्तु को देखेंगे, तो वह उधर से उधर वाला जो पृष्ठ है जिधर पालिश नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। क्यों परावर्तक तल कहते हैं? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन उसी साइड से होता है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ठीक है। अब गोली दर्पण के बारे में हम यहां पे लिख दिए हैं। जब यह कांच या किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ के खोखले गोले का एक भाग होता है,
खोखले गोले का एक भाग है तो काटेंगे तो एक तरफ से धंसा हुआ होगा और एक तरफ से उठा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा। तो यदि उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है तो गोली दर्पण को उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी यदि उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है तो गोली दर्पण को उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब जरा बताओ, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल है, ऐसे गोले को ऐसे काट दोगे एक तरफ से तो उभरा हुआ साइड से परावर्तक तल होगा, तो पॉलिश किधर किए रहोगे? धंसे हुए साइड में, धंसे हुए साइड में पॉलिश कर दोगे तो उभरे हुए साइड से शक्ल देखोगे, तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल हो जाएगा। तब हम उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद यदि धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होता है, धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल कब होता है? जब उभरे हुए साइड में पॉलिश करते हैं तो धंसे हुए साइड से शक्ल देखेंगे। तो धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होता है तो दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखो भाई, कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं, जैसे यहां पे हमने चित्र में दिखाया है, ये ब्लैक है, कांच का खोखला गोला। अब देखोगे तो आपको वृत्त नजर आ रहा है, सर्किट में गोला ऐसे होता है कि एक खिलौना बाग है तो बच्चों का, ये गोला है। देखो देखो, आधा नीला आधा पीला नजर आ रहा है, ये गोला है, इस टाइप का है। लेकिन बनाना थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर मुश्किल लग रहा है, इसलिए समझने के लिए तो आप समझ जाएगा, ऐसे कांच का खोखला गोला है। अब इसमें से एक साइड से ऐसे ऐसे करके कुछ पोर्शन जो है काट, जैसे यहां से काटा गया, तो एक साइड से हमने एक पोर्शन कांच के खोखले गोले के एक साइड इतना वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया है, करियवा जो है इसको हटा दिया है, नहीं केवल इतना ही है। तो इसका एक केंद्रीय बिंदु होता है, एक कटोरा की तरह लग रहा है, लेकिन कभी भी आप दर्पण देखे हो तो इतना कटोरा की तरह नजर नहीं, तब थोड़ा सा बेंड होता है, तो दिखाने के लिए आपको दिखा दिए हैं, बड़ा सा इतना बेंड थोड़े होता है। तो इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है, एकदम यहां केंद्रीय बिंदु, इसको P से दर्शाते हैं और इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पहला है दर्पण का तथ्य, गोली दर्पण से संबंधित तथ्य, गोलीय दर्पण से संबंधी कुछ परिभाषाएं देखो, परिभाषाएं। पहला क्या है बच्चों? ध्रुव, ध्रुव, पोल, POLE, पोल। देखो पोल हमने दिखाया है, तो गोली दर्पण के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्रीय बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, इसे P से दर्शाया गया है।
इसे पी, इसे प्रायः कैपिटल पी से दर्शाते हैं। देखो एक केंद्रीय बिंदु है, हाई है केंद्रीय बिंदु है, कैपिटल पी यहां लिखती है। अब वक्रता केंद्र, दूसरा आता है शब्द बच्चों वक्रता केंद्र। ये क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण जिस खोखला गोला में से निकाला गया है ताकि, तो गोला का केंद्र होगा ना, उसी गोला के केंद्र को दर्पण का, गोली दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या कहोगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं बच्चों? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे देखो चित्र में सी से दर्शा कहते हैं। यहां देखो, यहां पर वक्रता केंद्र कहा, ये गोली, ये करियवा पुष्पवा है, काट दिया है आधा ही, तो गोलवा हट गया है, लेकिन केंद्रवा तो कहीं घूमबा नहीं करेगा, केंद्र गोला पर तो है नहीं। तो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरी बात, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहोगे बच्चों? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी की त्रिज्या, जिस खोखले गोले से बनता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, मान लो कैपिटल आर, कैपिटल आर कहते हैं। अब यहां पे देखोगे तो यहां वक्रता त्रिज्या को जरूर थोड़े हरे गोला के कहीं से मिला दो, हेंगे से मिला दो, हेंगे न मिला दो, यो वक्रता त्रिज्या हो गई, हेंगे न मिला दो, ये भी वक्रता त्रिज्या। दर्पणवा पर मिलाओगे जी तो ऐसे मिलाओगे तब भी वक्रता त्रिज्या हो गई, ऐसे मिलाओगे तब भी वक्रता त्रिज्या हो गई। यहां से यहां ले सी से पी तक, ये भी वक्रता त्रिज्या है। तो बाकी को छोड़ो, थोड़ा अच्छा यही लग रहा है, सी से पी तक मिला दे रहे हो तो वक्रता त्रिज्या हो। ये क्योंकि दर्पण में। और एक और बच्चों बात आती है, मुख्य अक्ष। सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस
प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सी और पी, सी माने वक्रता केंद्र, पी माने ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, केंद्रीय बिंदु जो होता है एकदम दोनों से बैलेंस होता है। इधर के दर्पण और इधर के दर्पण को एकदम ठीक बराबर बराबर दो भागों में मुख्य अक्ष और सी और पी को मिलाने वाली रेखा को अगर देखो, ये मुख्य अक्ष सी और पी को मिलाने वाली रेखा बस को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। अब सवाल ये उठता है, अगर सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष है, इससे अगर इस दर्पण को आधा आधा काट दो तो देखो ये अधवा जो है इधर का और अधवा जो इधर का, ये दोनों एकदम बराबर होगा, एकदम बराबर। अब एक पॉइंट और आता है बच्चों, अभिलंब। बहुत जरूरी बात है अभिलंब, बहुत जरूरी बात है। देखो एक अभिलंब के बारे में लिखना कम है और समझना ज्यादा। देख अभी आप समतल दर्पण में पढ़े होंगे कि ऐसे समतल दर्पण है, ऐसे आपतित किरण आ रही है, तो दर्पणवा पर जहां गिर रही है आपतित किरणवा, वहां से दर्पण पर लंब खींचना, ते आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल। लेकिन बच्चों यहां तो दर्पण समतल है नहीं, यहां दर्पण ये ऐसे है, ये गोले का एक भाग है, तो है ये नहीं है, गोले का एक भाग है। याद रखो बच्चों हमेशा के लिए, किसी भी वृत्त या गोला के पृष्ठ के किसी बिंदु पर उसकी त्रिज्या लंब होती है। क्या लंब होती है? त्रिज्या। इसे ही बताओ है सी से पी तक मिलाए हो तो त्रिज्या है, तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। आप कहेंगे कि कहां 90 अंश का कोण दिख रहा है? अरे ये बताओ है समतल है प्लेन है, यहाँ 90 अंश का कोण बन गया, और उसके बाद कहीं टेढ़ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या? लेकिन यहाँ पर कोणवा में तो बन गया जी। उसी तरह यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, क्योंकि यह वक्रता त्रिज्या है, केंद्र से जाने वाली रेखा है। उसी तरह से केंद्र से जाने वाली रेखा यहाँ भी गिराओगे त्रिज्या तो यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ भी गिराओगे तो यहाँ भी 90 अंश का बनेगा। यानी त्रिज्या गोले या वृत्त के पृष्ठ पर लंब होती है। इसीलिए जब हम आप अभिलंब कहीं भी खींचना होगा तो हम किसी भी दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना होगा तो हम उस केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? खींच देंगे। तो हम एक छोटी सी बात यहां पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद यानी दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, जहां किरण गिरेगी वही ना आपतन बिंदु पर अभिलंब। नॉर्मल एट the point of incidence। ये क्या है? ये क्या है? जिस बिंदु पर किरण गिरती है, आपतित किरण गिरती है,
दर्पण पर गिरती है उस बिंदु से दर्पण पर लंब खींचा गया लंब परपेंडिकुलर अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है तो कोई लिखेगा। लेकिन यहां पर देखो, हम यहां पर अगर कोई आपतित किरण इधर से आ रही है, मान लो ऐसे, अभिलंब खींचना हो तो यहां केंद्र से, वक्रता केंद्र से सीधे मिला देंगे। जैसे देखो यहां पे CN हमने मिलाया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, एक शब्द आता है एपर्चर, द्वारक के बारे में, और फोकस के बारे में। दर्पण के फोकस इसे कहते हैं।